What is Constitution and what role does it plays in modern political setup? कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम में इसका क्या रोल है, इसका रिलेवेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे हम आज के लेक्चर में। अगर हम बात करें अपने इंडियन पॉलिटी के लेसन प्लान के बारे में, तो अपने ब्लॉक 1 में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं फिलॉसफी एंड नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जिसका पहला लेक्चर होगा व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। इन आवर सेकंड लेक्चर वी विल टॉक अबाउट सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन आवर थर्ड लेक्चर द टॉपिक विल बी प्रीएम्बल। इन आवर फोर्थ लेक्चर वी विल टॉक अबाउट यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। सो लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ऋषिकेश दुबे और आज हम बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन आज के टाइम में पब्लिक स्फीयर में आया कैसे, किस तरीके से इसका इवोल्यूशन होता है, इसका प्रोलॉग क्या है। अगर हम पुराने ज़माने की बात करें तो हम पाते हैं कि पुराने ज़माने में एक किंग हुआ करता था, या एडमिनिस्ट्रेशन और जो गवर्नेंस का मॉडल हुआ करता था वो होता था किंग का और सब्जेक्ट का, यानी कि राजा और प्रजा। किंग के पास बहुत सारी पावर हुआ करती थी, जिसमें कुछ प्रोमिनेंट या कुछ इंपॉर्टेंट पावर हुआ करती थी। द फर्स्ट वन इज लेजिस्लेट, हु विल लेजिस्लेट, यानी कानून कौन बनाएगा, तो उसका आंसर हुआ करता था किंग। एग्जीक्यूशन का पावर जो होता था, यानी कि कौन आइडियाज को, कौन ऑर्डर्स को इंप्लीमेंट करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, इसका भी आंसर होता था किंग विथ रिस्पेक्ट टू हिज मिनिस्टर्स। एंड इन आवर थर्ड पावर यानी जुडिशरी की पावर जो होती थी, जिसमें एडजुडिकेशन या जुरिस्प्रूडेंस की पावर होती थी, यानी कि कानून की रक्षा करने का काम या एडजुडिकेशन का काम, न्याय देने का काम, इन सब तरह के कामों के लिए भी किंग ही रिस्पॉन्सिबल हुआ करता था। टू मच कंसंट्रेशन ऑफ पावर ब्रिंग्स विथ टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड मिसमैनेजमेंट इन दिस सिस्टम, यानी कि हम लोग पुराने ज़माने में विथ पैसेज ऑफ टाइम ये देखते हैं कि इतनी ज़्यादा पावर होने की वजह से गुड फेथ में कई बार किंग काम ना करके कई बार बैड फेथ में काम करता था, कई बार वो प्रजा के हित में काम ना करके ऐसे काम किया करता था जो कि उसके सेल्फ इंटरेस्ट के हुआ करते थे। जहाँ पे प्रॉब्लम आती है वहाँ पे सॉल्यूशन भी होते हैं। तो विथ पैसेज ऑफ टाइम हम देखते हैं कि सॉल्यूशन निकाले जाते हैं, जिसमें एक जो सबसे सक्सेसफुल सॉल्यूशन होता है, द मॉडल इवॉल्व सच एज कि तीनों ही जो पावर होती है, तीनों ही जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, इसको 3 डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में बांट दिया जाता है। यानी लेजिस्लेट करने की पावर पार्लियामेंट को दे दी जाती है, जनरली पार्लियामेंट हम कहते हैं अराउंड द वर्ल्ड। एग्जीक्यूशन की पावर मिनिस्टर्स को दे दी जाती है, जिसमें वो ऑर्डर को एग्जीक्यूट करते हैं। और जुडिशरी की पावर सुप्रीम कोर्ट और उसके लोअर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को दे दी जाती है, जो कि अपने इंस्टीट्यूशंस की मदद से एडजुडिकेशन और जुरिस्प्रूडेंस का काम किया करते हैं। अब इन तीनों ही जो इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी पार्लियामेंट, मिनिस्ट्री विथ प्रेसिडेंट और जुडिशरी, अगर मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात करूं, इन तीनों ही जो इंस्टीट्यूशंस में कोई फ्रिक्शन ना हो, कोई रेजिस्टेंस ना हो, अपनी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ये बहुत ही इफिशिएंटली मैनेज करें और एग्जीक्यूट करें, इसके लिए ये रिटन फॉर्मेट में होना या एक फर्म और फिक्स्ड फॉर्मेट में होना बहुत ज़रूरी था। इसीलिए दुनिया के अलग अलग देशों में हम पाते हैं कि एक लीगल सिस्टम को रिटन या अनरिटन फॉर्मेट में इसको इवॉल्व किया जाता है, इसको लाया जाता है, ताकि कोई फ्रिक्शन किसी भी इंस्टीट्यूशंस के बीच में ना होने पाए। तो ये सिस्टम हम देखते हैं इवॉल्व होकर के आता है प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट सिनेरियोज में। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अगर हम बात करें तो स्पेसिफिकली ऐसा पिक्चर देखने को हमें मिलता है। अब क्या सब्जेक्ट यानी प्रजा में भी कोई चेंजेस आते हैं विथ पैसेज ऑफ टाइम? तो हाँ, यहाँ पे भी हमें इवोल्यूशन देखने को मिलता है। वो इवोल्यूशन क्या देखने को मिलता है? प्रजा कभी भी रोल नहीं प्ले करती है, कौन ये डिसाइड नहीं करती है प्रजा, सब्जेक्ट कभी ये डिसाइड नहीं करता है कि किंग कौन होगा, एडजुडिकेशन किस तरीके से होगा, कौन से रूल या कौन से ऑर्डर्स को इंप्लीमेंट किया जाएगा। लेकिन धीमे धीमे प्रजा यानी प्रजा से हम, सब्जेक्ट से हम इवॉल्व होकर के पब्लिक में आ जाते हैं, डेमोक्रेसी में आ जाते हैं, जहां पे पब्लिक ही ये डिसाइड करती है विद टाइम टू टाइम कि कौन किस इंस्टीट्यूशन में कौन सी पोजीशन होल्ड करेगा, कौन एडजुडिकेट करेगा, सुप्रीम कोर्ट में एग्जीक्यूशन में कौन कौन होगा और उसका मेथडोलॉजी क्या होगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और कभी भी अगर किसी को हटाना भी हो तो क्या करते हैं, प्रजा ही यानी कि सब्जेक्ट जो होती थी वही जो है वो विथ पावर ऑफ इट्स वोटिंग वो किसी भी पर्सन को वहां से अपनी पोजीशन से हटा सकती है। अब इन्हीं सब चीज़ों को थोड़ा सा ज़्यादा कोडिफाइड मैनर में पढ़ लेते हैं, यानी ड्रॉबैक्स ऑफ सब्जेक्ट किंग एंड सब्जेक्ट सिस्टम और उसके सॉल्यूशंस क्या क्या हैं। तो हम देखते हैं कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ पावर इज
मेजर प्रॉब्लम ऑफ किंग सब्जेक्ट सिस्टम, यानी मिसयूज ऑफ पावर के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसको दूर कैसे किया गया? तो इसको दूर किया गया सेपरेशन ऑफ पावर से, यानी पावर को डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में सेपरेट कर दिया गया और इसको कोडिफाई कर दिया गया एक लीगल फॉर्मेट में, जिसकी वजह से जो लीगल फॉर्मेट बना वो ये डिसाइड करता है कि पावर किसके पास कितनी होगी, रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसके पास कितने होंगे। इसको कहा गया ये पावर मैप होगा, यानी ये जो लीगल सिस्टम है वो क्या कहलाया? पावर मैप कहलाया। इसी तरीके से मिसमैनेजमेंट ऑफ पावर एंड वर्क जो हुआ वो भी एक बड़ी मेजर प्रॉब्लम इवॉल्व होकर के आई। कैसे? ड्यू टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वर्क फॉल्स ऑन वन पर्सन द सिस्टम हैज इट्स लिमिटेशंस। अपने कई सारे कामों को सिर्फ एक पोजीशन एक पर्सन को दिए जाने की वजह से उसकी लिमिटेशंस आने लगी विद पैसेज ऑफ टाइम। इसको दूर कैसे किया गया? तो इसको 3 डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में डिवाइड कर दिया गया और इफिशिएंसी बढ़ने लगी धीमे धीमे, हमने देखा। फिर इसी तरीके से कई बार ऐसा भी होता था कि अगर किंग वीक हो, इनकॉम्पिटेंट हो, इनएफिशिएंट हो, तो ऐसी सिचुएशंस में आर्मी का लीडर या मिलिट्री का लीडर जो होता था वो उसको टपल डाउन करके पावर सेंटर में चला जाता था और फिर वो गुड फेथ में ना काम करके वो भी सेल्फ इंटरेस्ट में काम करने लगता था। तो इस सिस्टम को, जिसमें कि पब्लिक का कोई रोल नहीं हुआ करता था, उसको जनता के अप्रूवल के साथ इंप्लीमेंट किया गया या उसको ज्वाइन किया गया। और अब दुनिया के अलग अलग देशों में हम देखते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शंस या वोटिंग की थ्रू जनता जो है वो पावर सेंटर में कौन होगा ये डिसाइड करती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वो जो लीगल सिस्टम इवॉल्व होकर के आया उसमें क्या क्लासिफिकेशन हो सकती है। लीगल सिस्टम जो इवॉल्व होकर के हमारे पास आया उसमें हम देखते हैं एक जो लीगल सिस्टम का पार्ट था वो था ऐसे कानून जिससे स्टेट गवर्न करता था, यानी स्टेट को फॉर्मेशन में जिस कानून से मदद मिलती थी उस कानून को कहा गया कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ या एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ठीक है, लॉ गवर्निंग द स्टेट, यानी वो कानून जिससे कि स्टेट को गवर्न किया जा रहा है। स्टेट को हम लोग आगे पढ़ेंगे, स्टेट का मतलब स्टेट में फॉर्मेशन होता है, स्टेट में क्या क्या चीजें होती हैं, इन सब चीजों के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में। तो लॉ गवर्निंग स्टेट अभी फिलहाल के लिए जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसको गवर्न करने के लिए जिस कानून की जरूरत पड़ती है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कहते हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कहते हैं, और ये एक क्लासिफिकेशन हुआ। और दूसरा वो कानून हुआ जिससे कि जनता को गवर्न किया जाता था, जिससे कि पब्लिक को गवर्न किया जाता है, लॉ बाय विच स्टेट गवर्न्स एंड रेगुलेट द कंडक्ट एंड इट्स मेंबर्स, जिससे कि वो जनता को गवर्न करते हैं। इसमें किस तरह के कानून आते हैं? इसमें कानून आते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स के, इसमें टॉर्ट के कानून आते हैं, टैक्स लॉज आते हैं, प्रॉपर्टी लॉज आते हैं, क्रिमिनल लॉज आते हैं। दुनिया के हर देशों में अलग अलग तरीके के लॉज मिलते हैं। तो हम लोग जैसे कि बर्ड आई व्यू के थ्रू फोकस कर रहे हैं धीमे धीमे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की तरफ। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है इसके ऊपर हम चलते हैं। फिलहाल कॉन्स्टिट्यूशन क्या है इसको थोड़ा सा कोडिफाई करते हैं, इसको समझते हैं। तो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? अगर हम इस आंसर को तलाशें तो हम पाएंगे दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ लॉज एंड रूल्स। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक सेट है जिसमें कानून आते हैं, नियम आते हैं, नियम उपबंध इस तरह की चीजें आती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन सेट्स अप मशीनरी, ये उस मशीनरी को सेट करता है जिससे कि गवर्नमेंट स्टेट चलाता है, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट चलती है। ये उस मशीनरी को सेट करता है, ये बताता है कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, किसका क्या पावर मिलेगी, किसका क्या रोल होगा। It defines and determines the relation between the different institutions and areas of government, यानी कि ये डिटरमाइन करता है और डिफाइन करता है रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस? 3 मैंने बताए, क्या? एग्जीक्यूशन, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी, जो कि हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। और इसके साथ ही साथ हायरार्की में अप एंड डाउन में हम यदि देखें तो भी हम पाते हैं कि सेंट्रल में जो पावर अथॉरिटी होल्ड कर रही है, रीजनल पावर या स्टेट पावर इंडिया में जिसकी बात करें, और लोकल गवर्नमेंट्स जिसमें कि हम बात करें तो ग्राम पंचायत आते हैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से, और म्युनिसिपैलिटीज आती हैं। ये दोनों भी किस तरीके से आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे, इनकी क्या रोल्स और रिलेशनशिप होंगे, इन सब चीजों को भी कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या डिफाइन करता है? इन तीनों इंस्टीट्यूशंस के पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, साथ में हायरार्की को भी डिसाइड कर रहा है। अब बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू विच स्टेट इज कॉन्स्टिट्यूटेड और गवर्न। जैसा कि हम लोगों ने अभी पहले बात भी कर ली कि कॉन्स्टिट्यूशन वो फंडामेंटल प्रिंसिपल है जिसकी बेसिस पर गवर्नेंस की अथॉरिटी डिफाइन होती है, डिटरमाइन होती है।
ये एक डॉक्यूमेंट यानी कॉन्स्टिट्यूशन की मैं बात करूं तो ये एक डॉक्यूमेंट में भी हो सकता है या सेट ऑफ मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स में भी हो सकता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो ये मोस्टली एक डॉक्यूमेंट में कंसंट्रेटेड है और इसकी वजह से इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही लेंदी है। वहीं पे अगर ब्रिटेन की हम बात करें, एग्जाम्पल लें ब्रिटेन का, तो वहां पे ये डिफरेंट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में कोडिफाइड है और इसका कोई सिंगल पॉइंट सोर्स नहीं है। अब सिंगल पॉइंट सोर्स का मतलब या वन डॉक्यूमेंट का मतलब ऐसा भी नहीं है कि इंडिया में भी सारी बातें 100% जो बातें हैं वो सारी की सारी एक डॉक्यूमेंट या कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिख दी गई हैं, बट मोस्ट ऑफ इट्स पार्ट इज रिटन ओवर देयर। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि इंडिया का मोस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कोडिफाइड है, ये एक डॉक्यूमेंट में है। अब फंक्शन एंड रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो सबसे पहला जो फंक्शन है, जो सबसे पहला रोल है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड सेट ऑफ बेसिक लॉज एंड रूल्स टू कोऑर्डिनेट बिटवीन मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। अब मेंबर्स ऑफ सोसाइटीज की बात करें तो कौन कौन है मेंबर ऑफ सोसाइटीज हमारे पास? अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात करें तो हमारी जो सोसाइटी है वो कास्ट वाली सोसाइटी। हमारी सोसाइटी में बहुत सारी लेयर्स हैं, हमारी सोसाइटी में बहुत सारे रिलीजन्स हैं, हमारी सोसाइटी में बहुत सारे रिच एंड पुअर का भी डिफरेंशिएशन है। तो इन सारे मेंबर्स ऑफ द सोसाइटीज में किस तरीके से कोऑर्डिनेशन होगा, किस तरीके के बेसिक लॉज, वो रूल कौन कौन से होंगे, इन सब चीज़ों को डिटरमाइन करता है कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा जो रोल है, जो फंक्शन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइंस हु हैज द पावर टू मेक डिसीजन, रूल एंड लॉज इन सोसाइटीज। सोसाइटी में कौन कानून बनाएगा, कौन डिसीजन लेगा, कौन रूल बनाएगा, इन सब चीजों की पावर भी डिटरमाइन करता है कॉन्स्टिट्यूशन। इट सेट्स अप द मशीनरी ऑफ गवर्नमेंट इन स्टेट। गवर्नमेंट की मशीनरी सेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इस पॉइंट को बहुत ही ध्यान करके रखना। मैं इसके ऊपर एक एनालॉजी बताता हूं अगले पॉइंट के साथ। थर्ड पॉइंट की बात करें, थर्ड फंक्शन की बात करें कॉन्स्टिट्यूशन के, तो हम बात करते हैं तो हम पाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन सेट्स लिमिट ऑन गवर्नमेंट, यानी कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट सेट करता है गवर्नमेंट के ऊपर। किस तरीके से करता है अभी मैं बताता हूं। व्हाट इट कैन इम्पोज ऑन सिटीजन्स एंड फंडामेंटल लिमिट। ठीक है, सिटीजन के ऊपर कौन कौन सी लिमिटेशंस गवर्नमेंट लगा सकती है, ये चीजें भी डिटरमाइन करता है कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको फंडामेंटल लिमिट्स कहते हैं। इसके लिए एक मैं परफेक्ट एनालॉजी देता हूं, एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देता हूं। सपोज करो कि कोई एक वुमेन है, कोई एक औरत है, लड़की है, जो कि किसी गांव में, ट्राइब में, विलेज में रहती है। अगर ये लड़की को गांव वाले ये कंसीडर करें कि ये लड़की हमारे लिए एक अपशकुन है, हमारे लिए एक बैड ओमेन है, ठीक है, और इसी की वजह से बारिश नहीं हो रही है, तमाम बीमारियां फैल रही हैं, तमाम दूसरी दिक्कतें हो रही हैं, और हमारा जो ट्राइब है, हमारा जो गांव है, हमारा जिस सोसाइटी, जिस सेटअप में हम रहते हैं, उस सेटअप से अगर इसे बाहर निकाल दिया जाए, इसे अगर जो बाहर कर दिया जाए, तो हमारे ऊपर बहुत ही भगवान की कृपा बरसेगी, या उनका अपना बिलीफ है कि हमारे लिए सब कुछ अच्छा अच्छा होने लगेगा। अगर ऐसा मान करके उस लड़की या उस औरत को वो बाहर निकालने लगे, तो इस पूरे प्रॉब्लम में क्या दिक्कत है? सपोज करो कि, एज्यूम करो कि अगर उनसे पूछा गया कि क्या आप इसके लिए वोट दे सकते हैं, क्या आप इसके लिए ऐसा कह सकते हैं कि हाँ बाहर निकाल देंगे, हम इसके लिए वोट देने के लिए भी तैयार हैं, तो वो कहते हैं हाँ हम वोट दे देंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनको बाहर करो। ठीक है, इसी की वजह से गांव में जो भी दिक्कतें हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो आ रही हैं, यही उसका कॉज है। ऐसी सिचुएशन में, ऐसी प्रॉब्लम में 2-3 तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो अराइज होती हैं, या 2-3 क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर हमें सही नहीं मिलता है। पहला क्वेश्चन, रूल नंबर 2 या फंक्शन नंबर 2 की हम बात करें, अभी हम लोगों ने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइन हु हैज पावर टू मेक डिसीजन, रूल और लॉ इन सोसाइटी। सड़क पे खड़े होकर के कोई भी ये डिसाइड नहीं करता है कि कौन कानून बनाएगा, उस लड़की के अधिकार कहाँ हैं। ये 2 क्वेश्चंस फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं, इसका आंसर कहीं भी देखने को हमें नहीं मिलता है। जैसे अगर सड़क पे खड़े होकर के कोई भीड़ तंत्र ये डिसाइड करने लगे कि ये लड़की गांव में रहेगी, किसी शहर में, किसी जिले में, किसी स्टेट में रहेगी या नहीं रहेगी, तो ये पावर हर किसी ऐरे गैरे को चलते फिरते रास्ते पे नहीं दिया जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन इसकी पावर नहीं देता है। कॉन्स्टिट्यूशन ये डिटरमाइन करता है, ये स्पेसिफिकली बताता है कि कौन पावर डिसाइड करेगा, कौन ये रूल बनाएगा। और इंडियन सेटअप में बात करें तो इसमें पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव अथॉरिटी जो होती है, वो ये कानून बनाती
बनाती है वो ये रूल तय करती है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि उस लड़की के अपने फंडामेंटल राइट्स या उसके अपने अधिकार हैं या नहीं है कुछ, यानी कि कुछ भी सपोज करो कि अगर जो पार्लियामेंट भी ये डिसाइड कर लेती है, डिटरमाइन कर लेती है कि नहीं हम भी ये कानून बना करके पास कर रहे हैं और इस लड़की को बाहर ही जाना होगा, तब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? ऐसी सिचुएशन में इसके फंडामेंटल राइट्स कहां पे गए? तो इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है और कॉन्स्टिट्यूशन का ये फंक्शन है, कॉन्स्टिट्यूशन का ये रोल है कि वो लिमिट सेट करे गवर्नमेंट के ऊपर कि वो किस तरह का कानून बना सकती है। और किस तरीके की लिमिट सेट करी? फंडामेंटल लिमिट सेट करती है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कि गवर्नमेंट इस फंडामेंटल लिमिट के अंदर आकर के या इसको ब्रीच करके किसी भी आदमी के या किसी भी पर्सन के, इंडिविजुअल के राइट्स को ब्रीच नहीं कर सकता है, इन्फ्रिंज नहीं कर सकता है। इस तरह की पावर, इस तरह का जो फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन वो प्ले करता है। अब अपने चौथे फंक्शन की बात करें, चौथे रोल की बात करें कॉन्स्टिट्यूशन के, तो कॉन्स्टिट्यूशन इनेबल गवर्नमेंट टू फुलफिल एस्पिरेशन ऑफ सोसाइटी। जो सोसाइटी का एस्पिरेशन है, हमारी सोसाइटी का एस्पिरेशन क्या है? हमारी सोसाइटी के कई तरह के अलग अलग सोसाइटी के कई अलग अलग तरीके के इंस्पिरेशंस या उसके एस्पिरेशंस हो सकते हैं। जैसे हमारी इंडियन पर्टिकुलर सोसाइटी की बात करें तो हमारी एस्पिरेशंस ये है कि हमारी जो कास्ट लीडर सोसाइटी है, हमारी जो पुअर और रिच का जो गैप है, हमारा जो रिलीजन का कोलिजन है, जो अक्सर जो एक क्लैश देखने को हमें मिलता है कि अक्सर दो रिलीजन के बीच में क्लैश हो जाते हैं, ये सब चीज़ें सबसाइड होनी चाहिए और एक मैक्सिमम हैप्पीनेस, मैक्सिमम ग्रोथ, सभी का भला हो, इस तरीके की बातें हम लोग करते हैं। तो इस तरीके के एस्पिरेशंस को हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कोडिफाई करते हैं और ये ऑब्जेक्टिव, ये जो क्राइटेरिया है, ये जो एम है, हम कॉन्स्टिट्यूशन का अपने डिसाइड करते हैं कि हमारे जो सोसाइटी है उसका एस्पिरेशन ये होगा, हमारा जो गोल है सोसाइटी का वो ये होगा और वो हम कॉन्स्टिट्यूशन में देते हैं। क्रिएट्स कंडीशन फॉर जस्ट सोसाइटी, और इस तरह की जस्ट सोसाइटी की कंडीशन भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोडिफाइड होती है, क्रिएट होती है और ये दुनिया के अलग अलग देशों में भी क्रिएट होती है, कोडिफाइड होती है और इसको हम ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की कोशिश करते हैं, इसको हम अटेन करने की कोशिश करते हैं। तो ये था कॉन्स्टिट्यूशन का रोल, इसका रिलेवेंस, इसका सिग्निफिकेंस, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्लीज वॉच दैट लेक्चर एंड डू शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।